सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे ओपन करके वहां से देख सकते हो। 2.2 रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। कभी कभी जो एक्सप्रेशन है ना उसके साथ कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया होता, यानी एक्सप्रेशन लिखा है उसके पीछे क्या कहानी है, कहाँ से आया एक्सप्रेशन, इसके बारे में नहीं पता होता। तो उस केस में एक से ज़्यादा तरीके होते हैं उसकी वैल्यू निकालने के। यानी कोई एक्सप्रेशन लिखा है, एक तरह सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, दूसरी तरह सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, तीसरी तरह सॉल्व करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो अलग अलग तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के और अलग अलग वैल्यूज़ आती है, लेकिन उनमें से एक ही वैल्यू सही होगी। तो सही वाली वैल्यू तक हम कैसे पहुँचेंगे, कैसे पता कि हमको यही वाला तरीका अपनाना है। तो ऐसे केस के अंदर हम कुछ टूल्स और रूल्स स्पेसिफाई कर देते हैं कि भैया एक्सप्रेशन लिखा है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। टू स्पेसिफाई हाउ एग्जैक्टली एक्सप्रेशन हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड, उस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए कुछ टूल्स दे दिए जाते हैं या कुछ रूल बता दिए जाते हैं। उन रूल्स को जब हम फॉलो करके एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो करेक्ट वैल्यू हमको मिलेगी। चलिए एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। यहाँ हम एक लैंग्वेज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मैथ का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर ए वाले में आपको एक सेंटेंस दिया है, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। शालिनी बगल में बैठी है एक फ्रेंड के खिलौनों के साथ। अब इस सेंटेंस में ये बात तो समझ में आ रही कि शालिनी एक फ्रेंड के बगल में बैठी है खिलौनों के साथ। तो खिलौने किसके पास हैं, शालिनी के पास है कि उसके फ्रेंड के पास है। इस वाले सेंटेंस के अंदर ये कंफ्यूजन आ गया कि इससे ये नहीं पता चल रहा है कि खिलौने है किसके पास, शालिनी के पास है कि उसके फ्रेंड के पास है। तो यहां से दो मीनिंग निकल सकती है, कोई कहेगा शालिनी के पास खिलौने हैं, कोई कहेगा उसके फ्रेंड के पास खिलौने हैं। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो वहां से ये समझ में आ रहा है कि देखो फ्रेंड विद टॉयज लिखा है, यानी फ्रेंड के साथ टॉय को हम लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग सिंपल से हमारी ये निकल रही है कि फ्रेंड के पास टॉय है और शालिनी उसके बगल में बैठी हुई है। अब बी वाला सेंटेंस देखो, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज, बिल्कुल वही बात लिखी है जो ए में लिखी थी, बस एक फर्क है, यहाँ फ्रेंड के बाद कॉमा लगा हुआ है। कॉमा सेंटेंस के अंदर एक ब्रेक लगा देता है, थोड़ी देर हम रुकते हैं वहां पर। यानी जो पहले हमारा फ्रेंड और टॉय एक साथ दिख रहे थे, अब कॉमा लगने का मतलब ये है कि फ्रेंड तक बात अलग है, अब ये टॉय अलग है। शालिनी की बात कर रहे थे ना, फ्रेंड पे आके थोड़ा सा हम रुक गए, बात एक खत्म कर ली विद टॉयज। तो अब कॉमा लगने की वजह से मीनिंग ये निकलेगी कि जो टॉयज हैं वो शालिनी के पास हैं। तो यहाँ देखो मीनिंग क्या दी है कि शालिनी के पास टॉयज हैं और उनके साथ वो बगल में बैठी है एक फ्रेंड के। तो देखा सेंटेंस वही लिखा था, कॉमा नहीं लगाए थे तो बात समझ में नहीं आ रही थी कि किसके पास टॉयज हैं, लेकिन कॉमा लगा दिया तो वहां से क्लियर हो गया कि भाई खिलौने शालिनी के पास हैं, क्योंकि फ्रेंड और टॉय को हमने कॉमा से अलग कर दिया ताकि ये बात क्लियर रहे कि खिलौने फ्रेंड के नहीं हैं। तो ये जो सेंटेंस है जिसमें पंक्चुएशन नहीं है, पंक्चुएशन मार्क जैसे आपका फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इसको पंक्चुएशन कहते हैं। तो वो सेंटेंस जहां पंक्चुएशन नहीं है उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका मतलब निकाल सकते हैं दो अलग तरीकों से। जैसे ए वाले के अंदर कोई कहेगा शालिनी के पास खिलौने, कोई कहेगा फ्रेंड के पास। लेकिन सही तरीके से अगर हम कॉमा यूज करें तो ये स्पेसिफाई करेगा कि सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे। बी वाले में हमने कॉमा लगा दिया तो बात क्लियर हो गई कि फ्रेंड के पास खिलौने नहीं है, क्योंकि कॉमा से अलग कर दिया तो किसके पास होंगे, शालिनी के पास होंगे। तो ये लोग तो हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, ये सिर्फ आपको थोड़ा समझाने के लिए था। अब यहाँ मैथ का एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 4, मलेश 30 मार्बल लेके प्लेग्राउंड में आया, अरुण ने 5 बैग मार्बल्स के ले आए, हर बैग के अंदर 4 मार्बल्स थे। अब आप बताओ कितने मार्बल्स को मलेश और अरुण प्लेग्राउंड में लेकर आए। तो सिंपल सी बात है, दोनों लोग जितने मार्बल लेके आएंगे उसका हम ऐड कर देंगे। मलेश ने 30 मार्बल्स लाए, अरुण ने 5 बैग मार्बल के लाए, हर बैग में 4 मार्बल। तो टोटल मार्बल निकालने के लिए 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मलेश ने समराइज किया ये जो पूरी बात देखी थी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, उसने लिख दिया 30, फिर इसमें ऐड कर देंगे जितना अरुण ने लाया, कितना लाया था 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 बैग लाए, हर बैग के अंदर 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे हमारी अरुण की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सप्रेशन उसने लिख दिया। विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द एक्सप्रेशन, पूर्णा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 140। अब पूर्णा को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है 30 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब क्या है, ये 30 क्या दिखा रहा है, किस बारे में बात हो रही है, उसके बारे में उसको नहीं पता। उसको ये सिंपल एक्सप्रेशन दिखा और उसने उसकी वैल्यू निकाल दी 140। कैसे निकाला, उसने देखा 30 + 5 लिखा है तो उसको हम ऐड कर देते हैं तो 35 हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 140। ऐसे उसने निकाल दिया। अब मलेश, उसको कॉन्टेक्स्ट पता था किस बारे में बात हो रही है कि भाई मेरे पास और अरुण के पास मिलाकर कितने मार्बल हैं जो प्लेग्राउंड में लेकर आए। तो मेरा अपना अलग हो गया, अरुण का कितना है वो अलग निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो उसने एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकाली 50। कैसे 50 निकाली, उसको सिंपल पता था कि 30 तो मेरा है और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अरुण का है, तो अरुण का पहले हम पूरा अलग निकाल लेंगे, फिर दोनों का जोड़ देंगे। तो उसने 30 + 5 4 20 कर दिया, आ गया 50। इस केस के अंदर मलेश सही है, लेकिन पूर्णा से गलती क्यों हो गई, गलती इसलिए हो गई
क्योंकि सिर्फ एक्सप्रेशन को देखने से, ये एक्सप्रेशन लिखा है सिर्फ देख लिया तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि हमें पहले क्या करना चाहिए, पहले एडिशन करें या पहले मल्टीप्लिकेशन करें। तो उसको सिंपल प्लस का साइन पहले दिख गया तो उसने दोनों को ऐड कर दिया, फिर जो वैल्यू आई उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्सप्रेशन देख के हम कोई नहीं समझ आ रहा कि भैया पहले प्लस करें कि मल्टीप्लाई करें। तो इस एक्सप्रेशन को देख के जो कन्फ्यूज़न आ रही थी कि हम पहले ऐड करें कि मल्टीप्लाई करें, उसको ख़त्म करने के लिए हमको कुछ रूल बनाना पड़ेगा कि भैया अगर एक्सप्रेशन ऐसा लिखा है तो ऐसे सॉल्व करो तभी आपको सही आंसर मिलेगा। तो जैसे कि पंक्चुएशन मार्क रिजॉल्व कर देता है कन्फ्यूजन लैंग्वेज के अंदर, उसी तरीके से ब्रैकेट और टर्म का जो नोटेशन है वो मैथमेटिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं ताकि कन्फ्यूजन को रिजॉल्व कर सकें इन इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशंस। तो अब ये ब्रैकेट क्या है, नोटेशन ऑफ टर्म्स क्या है, उसको एक एक करके हम जानते हैं। पहले बात करते हैं ब्रैकेट इन एक्सप्रेशंस। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको 30 में ऐड कर देंगे। तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है ना, ये काम एक साथ होना है ना, तो जो काम एक साथ होना उसको एक ब्रैकेट के अंदर हम कर देंगे। तो एक्सप्रेशन को हमने इस तरह लिख दिया है कि 30 प्लस 30 में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 5 और 4 को जो मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी उसको। तो 5 और 4 का काम हमको करना है एक साथ, तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अब जब एक्सप्रेशन को हम इवैल्यूएट करेंगे जहां ब्रैकेट लगा होगा तो सबसे पहले वो वैल्यू निकालेंगे एक्सप्रेशन की जो कि ब्रैकेट के अंदर होगा, फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम। तो ऊपर के एक्सप्रेशन के अंदर हमें पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 की, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसमें एडिशन कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 30 तो वैसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, आ गया 50। तो देखो सही आंसर अब ऐसे निकला कि नहीं। तो क्या चीज़ें एक साथ करनी है उसको एक ब्रैकेट के अंदर हम कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं। इरफान ने एक पैकेट बिस्किट खरीदा 15 रुपीज़ का और एक पैकेट तुअर दाल खरीदी 56 रुपीज़ की। उसने दुकानदार को 100 रुपये दिए। राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो बिस्किट और दाल खरीदी, 100 रुपये का नोट दिया, दुकानदार कुछ पैसा वापस करेगा। तो कितना पैसा वापस करेगा उसका एक्सप्रेशन आप लिखो। कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, जितने का सामान हुआ 100 की नोट दिया तो 100 में से जितने का सामान हुआ उतना रुपया माइनस कर दो, जो बचेगा वही तो वापस करेगा दुकानदार कि भैया इतने का सामान होगा, ये इतना बचा आप ले लो। तो इरफान ने 15 रुपये खर्च किए बिस्किट पे और 56 तुअर दाल पे। तो टोटल रुपीज़ कॉस्ट में कितना हो गया, पहले तो ये निकालेंगे टोटल कितने का सामान हुआ, 15 प्लस 56, 100 रुपये उसने दुकानदार को दिए तो उसको कितना वापस मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस टोटल कॉस्ट। 100 रुपये में से जितने का सामान हुआ उतना माइनस कर दो, तो जो बचेगा वही वो वापस करेगा। तो एक्सप्रेशन इस तरह से हमने लिख दिया कि 100 में से जितने का सामान हुआ, कितने का सामान हुआ 15 प्लस 56, इसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पर सब्सट्रैक्शन पहले करें कि एडिशन पहले करें। अब सब्सट्रैक्शन का साइन पहले दिख रहा है तो अगर इसको हम पहले कर देंगे, 100 में से 15 माइनस कर देंगे, फिर 56 ऐड करेंगे, तो जानते हो क्या होगा, हमको आंसर मिलेगा 141, यानी दुकानदार उसको 141 रुपये देगा। अरे भैया ये कैसे हो सकता है, उसने 100 की नोट दुकानदार को दिया और दुकानदार 141 वापस कर रहा है और साथ में सामान भी दे रहा है। तो बड़ा एब्सर्ड है, बेतुका सा है कि नहीं, कि जितना पैसा दिया उससे ज़्यादा पैसा शॉपकीपर उसको दे रहा है। तो यहाँ गड़बड़ क्या हुई, ब्रैकेट नहीं लगा है। तो ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा काम पहले करें। पहले हमको टोटल निकालना था कितने का सामान हुआ, 100 में से उतना माइनस कर दो, जो बचेगा वही दुकानदार वापस करेगा। तो जितने का सामान हुआ उसको ऐड करना, ये एक साथ काम हमको करना था। तो अब हम ब्रैकेट इस तरह से लगा सकते हैं कि 100 माइनस 15 और 56 को ऐड करेंगे तो एक ब्रैकेट के अंदर कर दिए। तो अब सॉल्व करने में ये होगा कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 56 आपका 71 आ जाएगा। वी गेट 100 माइनस 71 विच इज़ 29। सो इरफान गेट बैक 29। तो इस तरह से इरफान को कितना मिलेगा, 29 रुपीज़ वापस मिलेगा। तो हमने ये देख लिया कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है उसमें कौन सा काम पहले करना है, उसके लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको पहले सॉल्व कर लो, वो ऑपरेशन पहले कर लो, फिर उसके बाद दूसरा काम करना। एक दूसरी तरीके से भी हम ये काम कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं, टर्म्स इन एक्सप्रेशंस। अब जैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बिना ब्रैकेट लगाए, तो क्या इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, यानी इसमें क्या करना है, पहले ऐड करें कि पहले मल्टीप्लाई करें, नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या ऐसी बात है, तो ऐसा नहीं है। अगर ब्रैकेट ना भी लगा हो तो अब एक रूल हम जानने वाले हैं, वो ये बताएगा कि क्या काम पहले करेंगे, पहले ऐड करें कि पहले मल्टीप्लाई करें। तो जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर ऐड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को ब्रैकेट से स्पेसिफाई भी ना किया गया हो, यानी यहाँ ब्रैकेट भी नहीं लगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट लगा होता तो ये पता होता कि भाई ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है पहले उसको सॉल्व कर लो।
वो वाला ऑपरेशन पहले करेंगे। यहाँ तो ब्रैकेट भी नहीं लगा, तो क्या करेंगे हम, वी यूज द नोटेशन ऑफ टर्म्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर। तो यहाँ टर्म्स के नोटेशन का यूज करेंगे ऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन सा काम पहले करेंगे। देखो जो टर्म्स है ना वो एक्सप्रेशन का ही पार्ट होते हैं, सेपरेटेड बाई प्लस साइन। प्लस का साइन लगा के टर्म्स को अलग अलग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 + 7, तो बीच में प्लस का साइन आ रहा है ना, तो इसका मतलब 12 एक अलग टर्म हो गया, 7 एक अलग टर्म हो गया, क्योंकि प्लस का साइन लगाने से टर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो जो टर्म 12 और 7 है उसको इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं कि 12 + 7 लिखा हुआ है, 12 एक अलग टर्म है, 7 एक अलग टर्म है, तो हम ऐसे गोला बना देंगे जो ये दिखाएगा कि इस गोले के अंदर जो लिखा है वो एक टर्म है। तो इस तरीके से हम टर्म को मार्क करते रहेंगे किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, जैसा कि ऊपर आपको दिया है। अब ये बात आपको नोट करने की है कि इस तरह से जो मार्किंग की जाती है ना, इस तरह से आमतौर पर हम करते नहीं कि अलग अलग टर्म को गोले के अंदर बंद कर दें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है ताकि इस कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर हो जाओ कि गोले के अंदर जो चीज़ लिखा होगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये एक टर्म है, इसको एक गोले के अंदर हमने बंद कर दिया है। तो जब तक आप सीख नहीं जाते इसका हम यूज़ करेंगे। एक बार जब सीख जाओगे तो प्रैक्टिकली आपको इस तरह से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 12 + 7 में आपने देख लिया बीच में प्लस का साइन है, तो 12 एक अलग टर्म हो गया, 7 एक अलग टर्म हो गया, क्योंकि प्लस दोनों को अलग अलग कर देगा। इसके बारे में बताओ 83 - 14, क्या 83 और 14 अलग अलग टर्म है? नहीं है, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन नहीं लगा। प्लस का साइन टर्म को सेपरेट करता है, माइनस का साइन नहीं। तो क्या करें भैया? अब ये चीज़ हम जानते हैं कि सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग द इनवर्स ऑफ द नंबर। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि अगर किसी नंबर का सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो वो ऐसा ही है जैसे किसी नंबर का इन्वर्स उसमें ऐड कर रहे हो। याद करो, किसी भी गिवन नंबर का जो इन्वर्स होता है उसका जो साइन है वो अपोजिट होता है। कोई नंबर दिया है, अगर वो पॉजिटिव है उसका इन्वर्स निकालोगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। अगर कोई नंबर निगेटिव है उसका इन्वर्स निकालोगे यानी उसका उल्टा निकालोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले, 14 का इन्वर्स क्या होगा? -14। साइन बदलेगा कि नहीं? 14 पॉजिटिव था, -14 निगेटिव है, तो 14 का इन्वर्स -14। इसी तरह से -14 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। साइन बदल गया, पहले माइनस था अब प्लस हो गया। Thus subtracting 14 from 83 is same as adding -14 to 83। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है 83 - 14 और हम चाहते हैं सब्सट्रैक्शन की जगह यहाँ पर एडिशन हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 83 लिख दिया, प्लस का साइन। अब माइनस के बाद जो नंबर लिखा था उसका इन्वर्स हमको लिखना पड़ेगा। 14 का इन्वर्स क्या होता है? -14। बीच में प्लस का साइन आ गया ना, तो 83 एक टर्म हो गया, -14 एक टर्म हो गया। ध्यान रखना, टर्म पूरा अपने साइन के साथ जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर आपने उठा लिया। तो क्या बात आपने समझी कि अगर किसी दो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है और हम चाहते हैं कि उनका एडिशन हो जाए, तो उसके लिए हमको माइनस साइन के बाद जो नंबर लिखा था उसका इन्वर्स लिखना पड़ेगा। तो 83 - 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 83 एक टर्म हो गया, गोले के अंदर बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन आ गया, तो प्लस के साइन के इधर एक टर्म हो गया, प्लस के साइन की दूसरी तरफ दूसरा टर्म हो गया, तो -14 दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, तो 83 और -14 ये इस एक्सप्रेशन के टर्म्स हो गए। अब ज़रा चेक करो कि ये जो हम रिप्लेस कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन के साइन को एडिशन से, भाई पहले 83 माइनस था ना, अब 83 प्लस हो गया, तो ये जो सब्सट्रैक्शन की जगह एडिशन का साइन लगा रहे हैं, इसकी वजह से कहीं एक्सप्रेशन की वैल्यू तो नहीं बदल जा रही है। अगर वैल्यू नहीं बदल रही तो उसका मतलब ये काम हम कर सकते हैं। अगर वैल्यू बदल जा रही तो उसका मतलब गड़बड़ कर रहे हो आप। वैल्यू कैसे बदल गई? अलग अलग एग्जाम्पल लेके आप इस चीज़ को करो। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से कई एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा 5 - 3, 5 - 3 करोगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये माइनस का साइन प्लस में बदल जाए, तो लो जी बदल देते हैं। लेकिन अब माइनस साइन के बाद जो लिखा था उसका इन्वर्स लिखेंगे, 3 है ना, तो -3 लिख दो, तब आप ये चीज़ कर पाओगे। 5 + -3, तो 5 और -3 का एडिशन हम कर रहे हैं। तो क्योंकि एडिशन हम कर रहे हैं, तो क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जा रहा है, तो 5 एक टर्म हो गया, -3 एक दूसरा टर्म हो गया। तो 5 और -3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये चीज़ आप पढ़ चुके हो कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है, इसको ऐड करेंगे तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। 5 और 3 का सब्सट्रैक्शन करोगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका साइन आएगा। 5 और 3 में कौन बड़ा? 5, और 5 पॉजिटिव है, तो ये आंसर भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो देखो दोनों से वैल्यू हमारी सेम आ गई, इसका मतलब ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, इस तरह से आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हो कि बात वही पड़ेगी। अगर सब्सट्रैक्शन को एडिशन से हम बदल रहे हैं तो आंसर हमारा सेम आएगा। बस वही चीज़ हमको करनी पड़ेगी कि सब्सट्रैक्शन के बाद जो नंबर लिखा होगा उसका इन्वर्स लिखेंगे फिर हम। कैन यू एक्सप्लेन वाई सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग इट्स इन्वर्स यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स दैट वी सॉ इन क्लास 6
टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास 6 के चैप्टर 10 के अंदर आपको इंटीजर्स के बारे में पढ़ाया गया था, वहाँ टोकन मॉडल आपको बताया गया था इंटीजर्स का। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करना सेम क्यों होता है उस नंबर के इन्वर्स को ऐड करने के? यानी जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया ना कि 3 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वही वैल्यू देगा जो इसके इन्वर्स जो कि -3 होता है उसको ऐड करने पे जो वैल्यू मिल रही है दोनों सेम है। तो टोकन मॉडल का यूज़ करके आप क्या ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो? तो टोकन मॉडल आप क्लास 6 में पढ़कर आ रहे होगे, उसका यूज़ करके मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो देखो टोकन मॉडल में क्या होता है, जैसे मान लो आप लिफ्ट पे हो और लिफ्ट में 2 बटन है, एक में प्लस लिखा हुआ है और दूसरी बटन में लिखा हुआ है माइनस। प्लस दबाओगे तो एक फ्लोर ऊपर पहुंच जाओगे, माइनस दबाओगे तो एक फ्लोर नीचे आ जाओगे। अब यही जो हमने लिखा था 5 - 3, इसको टोकन मॉडल से समझते हैं कि 5 - 3 तो हमारा 2 आता है, ये 5 + -3 करने से 2 क्यों आ रहा है ये हम देखते हैं टोकन मॉडल से। तो देखो 5 हमारा पॉजिटिव है, 3 हमारा निगेटिव है, तो 5 बार हम प्लस वाली बटन दबाएंगे और 3 बार हम माइनस वाली बटन दबाएंगे, तो किस फ्लोर पे हम पहुंचेंगे ये बताओ। अब यहाँ पर जो प्लस और माइनस है इसको एक साथ देखो, प्लस दबाया माइनस दबाया, तो प्लस दबाए थे तो ऊपर गए एक फ्लोर, माइनस दबाए तो एक फ्लोर नीचे आ गए, तो जहाँ थे वही रहेंगे कि नहीं। फिर प्लस दबाया फिर माइनस दबाया तो एक ऊपर गए एक नीचे आ गए, तो जहाँ थे वही रहेंगे। ये प्लस माइनस मिल के भी वही काम करेगा, एक ऊपर गए एक नीचे आ गए, तो जहाँ थे वही रहेंगे। अब ये 2 जो प्लस एक्स्ट्रा बच गए, इससे क्या होगा, एक बार प्लस दबाओगे तो एक फ्लोर ऊपर जाओगे, 2 बार दबाओगे तो 2 फ्लोर ऊपर जाओगे, तो कहाँ पहुँच जाओगे, सेकेंड फ्लोर पर पहुँच जाओगे कि नहीं। तो टोकन मॉडल से भी हमने देख लिया कि 5 + -3 आपका 2 आता है कि 5 बार हमने ऊपर की बटन दबाई, 3 बार नीचे की बटन दबाई, कहाँ हम पहुँचेंगे, सेकेंड फ्लोर पर पहुँचेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 5 बार आपने प्लस की बटन दबाई तो 5 फ्लोर आप ऊपर पहुँच गए, 3 बार माइनस वाली बटन दबाई तो 3 फ्लोर नीचे आ गए, तो कहाँ हो गए आप, सेकेंड फ्लोर पर रहोगे। अब ये टोकन मॉडल है, अब क्लास 6 के अंदर एक्सप्लेन किया गया था, अगर आप भूल गए हो या नहीं पढ़ा तो क्लास 6 की आप वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। खैर मैंने यहाँ डिटेल में बता ही दिया। तो सारे सब्सट्रैक्शन जो कि एक्सप्रेशन में दिए हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एडिशन में इस तरीके से, ताकि हम पहचान सकें कि अलग अलग टर्म कौन से हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल आपको यहाँ एक्सप्रेशन की दी है और उनके टर्म्स के दिए हैं। तो -18 और -3 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -18 प्लस, अब माइनस को प्लस में बदला तो माइनस साइन के बाद जो लिखा हुआ था, क्या लिखा था 3, इसका इन्वर्स लिखना पड़ेगा, -3 लिख दिया, बीच में प्लस आ गया ना, यानी ये पूरा एक टर्म हो जाएगा और -3 ये दूसरा टर्म हो जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन देखो, इसमें क्या होगा, प्लस का साइन यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब इधर के साइड ये पूरा एक टर्म हो जाएगा और ये एक टर्म हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 5 ये एक टर्म हो गया, प्लस 3 एक दूसरा टर्म हो गया। 2 - 10 + 4 × 6 ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसमें टर्म्स को हम कैसे अलग करेंगे, देखो पहले 2 लिखा हुआ है, माइनस के साइन को हम प्लस के साइन से बदल लेंगे, तो माइनस के साइन के बाद जो लिखा है, क्या लिखा है 10, इसका इन्वर्स लिखना पड़ेगा, आ जाएगा ये -10। फिर तो प्लस का 4 लिखा हुआ है ×6। अब पहले देखो प्लस का साइन कहाँ है, ये है और ये है, तो प्लस के साइन के इधर ये एक टर्म हो गया, फिर 2 प्लस के साइन के बीच में ये एक टर्म हो गया, प्लस के इधर ये पूरा एक टर्म हो गया, तो 3 टर्म हमको यहाँ मिले, 2 - 10 और 4 × 6। तो यही चीज़ हमने निकाली कि नहीं। नोट दैट 6 × 5 एंड 4 × 6 आर सिंगल टर्म एज दे डू नॉट हैव प्लस साइन। तो ये बात आपको नोट करने की है कि 6 × 5 ये पूरा एक टर्म है, इसी तरह 4 × 6 ये पूरा एक टर्म है, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई के साइन लगने की वजह से टर्म अलग नहीं होते, प्लस का साइन होगा तो वो अलग करेगा। अब यहाँ जो नीचे टेबल दिया है, कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, टेबल को आप कंप्लीट करो। पहला एक्सप्रेशन देखो 13 - 2 + 6, तो यहाँ 13 को अलग कर लिया, माइनस की जगह हमने प्लस किया, तो माइनस के बाद 2 लिखा था, 2 का इन्वर्स कर दिया -2 और बीच में प्लस का साइन और 6, तो जो गोला लगा है वो अलग अलग टर्म हो गए, 13 हो गया, -2 हो गया, 6 हो गया। अब सेकंड वाला आप करो, अब यहाँ पर प्लस का साइन है, इसका मतलब ये 5 एक अलग टर्म हो गया और 6 × 3 एक अलग टर्म हो गया। तो देखो 5 को एक गोले के अंदर कर दिया, 6 × 3 एक गोले के अंदर कर दिया। तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हो गए, एक तो 5 हो गया और दूसरा 6 × 3, ये एक दूसरा टर्म हो गया। इसमें देखो 4 + 15 - 9, तो 4 एक टर्म हो गया, 15 एक टर्म हो गया। अब 15 के बाद माइनस है, माइनस के साइन लगने से तो टर्म अलग होता नहीं, तो माइनस को प्लस में बदलेंगे, जैसा कि यहाँ प्लस में कर दिया है। तो माइनस के बाद 9 लिखा था ना, तो 9 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -9 हो गया। अब जो जो आपको गोले के अंदर दिख रहे हैं वही अलग अलग टर्म हो गए, 4 हो गया, 15 हो गया और -9 हो गया। यहाँ देखो 23 है, फिर माइनस का साइन है, 2 × 4, तो 23 तो ऐसे ही लिख देंगे। अब इस माइनस को हम प्लस में बदलेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
जो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है इसको निगेटिव करना पड़ेगा, यानी हम -2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये कर देंगे। पहले माइनस के साइन के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा था कि नहीं, अब -2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगा हुआ है, 16 है तो ऐसे लिख देंगे। अलग अलग टर्म्स क्या हो गए, 23 हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया और 16 हो गया। लास्ट वाला देख लो, 28 + 19, तो बीच में प्लस लगा हुआ तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, 28 लिख दिया, 19 लिख दिया। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो उसको प्लस में बदलेंगे, तो प्लस लग गया। अब 8 हमारा है तो 8 का हो जाएगा -8, तो 28, 19 और -8 ये 3 टर्म हो गए। तो टर्म्स के बारे में आपने जान लिया। अब हम देखेंगे कि टर्म्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। टर्म्स का यूज़ करके हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो ऑपरेशन है वो किस ऑर्डर में होगा, कौन सा काम पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ताकि एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली जा सके। तो पहले हम उन एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर सिर्फ एडिशन हो रहा हो, विद ऑल द सब्सट्रैक्शन सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू एडिशंस। तो पहले वो हम एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे जहाँ सिर्फ एडिशन हो रहा हो। अगर वहाँ सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है तो उसको एडिशन में बदल लेंगे, जैसा कि हमने सीखा कि अगर माइनस का साइन है तो उसको हम कैसे प्लस में बदलते हैं। माइनस साइन के बाद जो लिखा हो उसका इन्वर्स लिख दो, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये वाला देखेंगे। डज चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द टर्म्स आर एडेड गिव डिफरेंट वैल्यूज। अगर टर्म्स का ऑर्डर हम चेंज कर दें तो क्या वैल्यू अलग आ जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर हम देखेंगे।